वंदे मातरम मित्रों। तनाव मापने का एक नया तरीका वैज्ञानिकों ने खोजा है कि अगर नाक ठंडी हो जाती है तो उसका स्ट्रेस लेवल, तनाव का स्तर बढ़ जाता है। ऐसी खोज लंदन वालों ने की है। तनाव के समय शरीर में कई बदलाव होते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है जिससे तनाव को मापा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस के मनोवैज्ञानिकों ने थर्मल कैमरे की मदद से यह पाया कि जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी नाक का तापमान गिर जाता है। इस शोध में 29 लोगों पर तनाव से जुड़ा खास टेस्ट किया गया। सभी प्रतिभागियों की नाक का तापमान 3 से 6 डिग्री तक गिरा। टेस्ट के दौरान उन्हें बिना किसी तैयारी के 5 मिनट का भाषण देना था और 2023 से 17-17 की गिनती में उल्टा गिनना था। यह सब 3 अजनबियों के सामने करना था जो चुपचाप उन्हें देख रहे थे। एक तो चुपचाप उन्हें देखने वालों से स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। उससे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि नाक का तापमान गिर रहा है, तो स्ट्रेस लेवल नापने का एक नया तरीका भी ईजाद हुआ है कि यदि किसी की नाक का तापमान गिर रहा है तो उसका तनाव बढ़ सकता है। इसलिए भारत में कहावत है कि उसका गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है, अर्थात उसका नाक का तापमान गिर रहा है। ये भारतीय लोगों को पहले ही मालूम था शायद। बिना तैयारी के और अजनबी लोगों के सामने कुछ बोलना हो तो तनाव वैसे ही होता है, और यह हमारी परीक्षा ली जा रही हो ऐसा सोचकर और तनाव बढ़ जाता है। तो वैज्ञानिकों द्वारा नई खोज की जाती है और उसका लाभ पूरी मानव जाति को मिलता है। दूसरी खोज जो कई वर्षों से जारी है, एंटीबायोटिक का जो प्रयोग बढ़ता जा रहा है, उससे दवाएं बेअसर हो रही है। ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने आई है। नई दिल्ली WHO की नई रिपोर्ट ने बताया है कि दुनिया में एंटीबायोटिक संकट की ओर बढ़ रही है। हाल में जो जारी रिपोर्ट हुई है उसमें 2016 से 23 के बीच 100 से अधिक देशों में संक्रमणों पर दवाओं का असर लगातार घट रहा है। ऐसी रिपोर्ट कहती है अब 6 में से 1 संक्रमण एंटीबायोटिक दवाओं से नियंत्रित नहीं हो रहा है। WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल करार किया है। 6 में से 1 संक्रमण एंटीबायोटिक दवाओं से अब ठीक ही नहीं हो रहा है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होते जा रहे हैं। जब शरीर में मौजूद बैक्टीरिया उन दवाओं से मरना बंद कर देते हैं जो पहले असर करती थी, तो इसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दवा के अधूरे कोर्स या गलत उपयोग से बैक्टीरिया अपनी बनावट बदल लेते हैं। नतीजा सामान्य संक्रमण भी खतरनाक रूप ले लेता है और इलाज मुश्किल हो जाता है। यह समस्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही? ये क्यों बढ़ रही इतनी समस्या? लोग बिना डॉक्टर की सलाह से दवा ले रहे हैं, बीच में कोर्स को बंद कर देते हैं। अस्पतालों, पशुपालन और खेती में भी एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा उत्पादन के लिए पशुओं को हम ऑक्सीटोसिन इत्यादि इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे दूध तो मिलता है लेकिन वह केमिकल युक्त हो जाता है। अस्पतालों और खेती में भी हम अंधाधुंध कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, खाद का। ये भी हानिकारक हमारे लिए होता जा रहा है। इन दवाओं का कचरा जब पानी और मिट्टी में जाता है, मिल जाता है, तो सुपर बग्स का जन्म होता है। ऐसे बग्स का निर्माण होता है, ऐसे कीट बनते हैं जो किसी भी दवा से नहीं मरते हैं, क्योंकि वह उनसे भी रेसिस्टेंस हो जाते हैं। इसलिए जो दवाइयों का कचरा है या डिस्पोज हम जो करते हैं, दवाएं मिट्टी में डालते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। उसका एक उचित प्रकार होना चाहिए डिस्पोज करने का, जिससे सुपर बग्स पैदा ना हो। ये भी एंटीबायोटिक के असर को कम कर रहे हैं। भारत में क्या स्थिति है? भारत में यह खतरा सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ बिना पर्चे के दवाएं मिल जाती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में लैब सुविधाएं भी नहीं है। निगरानी व्यवस्था और दवा अपशिष्ट नियंत्रण भी कमजोर है। दवा का अपशिष्ट हम हर कहीं डाल देते हैं, उसकी उचित निगरानी व्यवस्था नहीं है। ये सब मिलकर संक्रमण को और जटिल बना देते हैं। WHO ने चेताया है कि अगर अब नहीं संभले तो एक दिन मामूली संक्रमण भी जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि फिर कोई भी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करेगी, असर नहीं करेगी। इसलिए ज़्यादा दवाइयों का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह से न करें।
अधिकतर हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में या शहरों में भी सिर दुख रहा है तो कोई भी गोली हम खा लेते हैं दर्द निवारक, या कोई भी बीमारी हो रही है तो हम बिना पूछे ही डॉक्टर के मेडिकल से दवाई लेते हैं और खा लेते हैं, और आधे अधूरे कोर्स खाकर हम रेसिस्टेंस दवाइयों के प्रति होते जाते हैं, एंटीबायोटिक के प्रति होते जाते हैं, और भविष्य में वे दवाएं हमारे लिए असर नहीं करती हैं, फिर और हाई एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। ऐसे हमारा शरीर दवाइयों का घर होता जा रहा है, एंटीबायोटिक्स का घर होता जा रहा है। ये खाद एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में विषैले तत्वों का जमावड़ा करते हैं और हमारे शरीर को खोखला करते जा रहे हैं। इसलिए ही कैंसर, मधुमेह इत्यादि बीमारियां हमारे शरीर में घर कर रही हैं। इसलिए कम से कम इन दवाइयों का उपयोग करें और बहुत ही आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लेने पर ही इनका उपयोग करें। पूरे समय जितनी अवधि के लिए दवाएं दी जाती हैं उनका उपयोग करें। अगर आपको बीच में लगता है कि ये दवाएं ठीक काम नहीं कर रही हैं तो डॉक्टर की सलाह लें, दवाइयाँ बदलें, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखें। वहीं हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं जो मेडिसिन इत्यादि में मिलते हैं। ये हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो हमें पल भर में बदल के रख देती है। यह बदलाव इतिहास में कालजयी हो जाते हैं और हमें एक नई ऊंचाई एवं प्रयोजन से जोड़ देता है। ऐसा ही अल्फ्रेड नोबेल के साथ भी हुआ, लेकिन पहले यह जानना जरूरी कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1886 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसका प्रयोग स्वेज नहर के निर्माण में हुआ था। से लेकर तमाम तरह की खदानों, उद्योगों, अन्य संसाधनों के लिए किया गया, लेकिन इसने विनाश और युद्ध की संभावनाएं भी दिखाई। नोबेल पुरस्कार और समकालीन विश्व साहित्य का निर्माण 2025 नामक पुस्तक में लेखक पॉल टेनगार्ट ने उस घटना और एक मृत्युलेख का हवाला दिया है जिसमें लिखा था कि एक ऐसे व्यक्ति का कल निधन हो गया है जो मानवता के लिए मुश्किल से ही उपकारी साबित हुआ था। वह व्यक्ति थे श्री नोबेल, डायनामाइट के आविष्कारक। हालांकि इसमें चूक यह हुई थी कि वास्तव में अल्फ्रेड के भाई लुडविग की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस मृत्युलेख को पढ़कर अल्फ्रेड नोबेल का जीवन दर्शन ही बदल गया, क्योंकि लोग उनकी मृत्यु के उपरांत उनको कैसे याद रखेंगे, वो उन्होंने उस अखबार में पढ़ लिया था कि उनके डायनामाइट के आविष्कार से मानव जाति का कितना विनाश हो रहा है, लोग मर रहे हैं, युद्धों में उसका उपयोग हो रहा है। इसलिए उन्होंने ऐसी समिति बनाई जो भौतिक, रसायन और चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य में विशिष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत कर सके। अंत में एक हिस्सा उस व्यक्ति को दिया जाए जिसने तमाम राष्ट्रों के बीच सद्भाव, भाईचारा बढ़ाने, स्थानीय सेनाओं को कम या समाप्त करने और शांति को बढ़ाने में काम किया हो। इसके लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति को 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा, जिसमें एक हिस्सा उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य में योगदान देता है, और आखिरी में जो शांति में कार्य करता है। यह थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की कहानी, क्योंकि डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल को जब उनकी मृत्यु का समाचार सुना और इनके बारे में क्या लिखा जाएगा वो उन्होंने पढ़ा तो वे दुखी हुए, और मानव जाति को जो योगदान देने वाले विशिष्ट क्षेत्र भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य इत्यादि जो है शांति में काम कर रहे हैं, उनके लिए पुरस्कारों की योजना बनाई ताकि उनका नाम सम्मान से भविष्य में लिया जा सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।